हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 70 के बारे में। और यह क्लास हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास नाम से जानी जाती है, जिसमें हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित अन्य फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपने इससे पहले के 69 पार्ट्स नहीं देखे हैं दोस्तों, तो वो पार्ट्स आप जरूर देख लीजिएगा। और ये जो वीडियो है आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स वीडियो वीडियो सहित 746 पदों के कनिष्ठ सहायक सदी, जो 854 पद स्नातक स्तर के आए थे, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, उत्तराखंड पुलिस, पीसीएस, लोअर पीसीएस, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आप इस पूरी सीरीज को देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प इन वीडियो से मिलने वाली है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक डाउनलोड नहीं करी हुई है, तो हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बरम ताम्रपत्र तथा झिझाड़ ताम्रपत्र में से किस राजा का संबंध माना जाता है, या बरम ताम्रपत्र तथा झिझाड़ ताम्रपत्र में किस राजा से संबंधित है? भारती चंद, उद्योग चंद, देवी चंद या फिर त्रिमल चंद? तो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? देवी चंद। बरम ताम्रपत्र और झिझाड़ ताम्रपत्र दोनों से किस राजा का संबंध है? देवी चंद का संबंध है। देवी चंद चंद राजवंश के दोस्तों कौन से नंबर के राजा थे? 54वें नंबर के राजा थे, जिन्हें पागल राजा के नाम से भी जाना जाता था। और इन्हीं को दोस्तों कुमाऊं का मोहब्बत बिन तुगलक भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन यूके ट्रिपल पूछ चुका है दोस्तों कि कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? देवीचंद को कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड 1720 से 1726 तक था। पागल राजा की उपाधि से दी जाती है। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक इसे कहा जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने की चाह रखने वाला शासक अगर पूछा जाएगा तो वो था देवीचंद। ये क्या करना था? विक्रमादित्य बनना चाहता था, तो इसीलिए कहा जाता है कि कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने के लालच में इसने क्या किया? चंद राजवंश की अवनति शुरू कर दी। चंद राजवंश का अवनति काल दोस्तों कब से शुरू होता है? 1720 से चंद राजवंश का अवनति काल शुरू होता है, और 1720 में ही क्या बनता है? देवीचंद राजा बनता है। इसी कारण कहा जाता है कि किस राजा से चंद राजवंश का अवनति काल शुरू होता है? तो देवीचंद से होता है। अब बरम ताम्रपत्र और झिझाड़ ताम्रपत्र दोनों इससे संबंधित है। बरम नामक स्थान कहाँ है दोस्तों? पिथौरागढ़ जनपद में है। और झिझाड़ नामक स्थान कहाँ पे है दोस्तों? चंपावत जनपद में है। बरम ताम्रपत्र में देवीचंद को क्या कहा गया? बरम ताम्रपत्र में देवीचंद को महाराज कुमार श्री देवी सिंह गुसाई कहा गया है। वहीं झिझाड़ ताम्रपत्र में देवीचंद को महाराज कुमार श्री देवी सिंह गुसाई जी कहकर संबोधित किया गया है। इतने फैक्ट्स आपको देवीचंद से मोटे मोटे याद रखने हैं दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये जगत चंद का पुत्र था, और चंद्रराज उसका क्या था? 54वां राजा था। ठीक है, इसी के समय से क्या हुआ था? चंद्रराज की अवनति का काल शुरू हुआ था। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों, इसका सेनापति कौन था? जैसे देवीचंद का प्रधान सेनापति कौन था अगर आपसे पूछा जाता है, तो था दाऊद खां। इसने अफगान के साथ मिलकर क्या किया था? मुगल बादशाह को चुनौती दे दी थी। उसके बाद क्या हुआ? इसके काफी सारा धन वहां पे खर्च हुआ। उसके बाद धीरे धीरे चंद्रराज की अवनति शुरू हो गई। फिर 1720 से 1790 आते आते चंद्रराज का अंत हो गया। 1790 में फिर यहाँ पे क्या करते हैं? गोरखा अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो देवी चंद आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य में गोरिल या गुरु देवता की पूजा किस परमार शासक ने प्रतिबंधित की थी? ऑप्शन है प्रताप शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह या फिर नरेंद्र शाह। तो टिहरी राज्य में, या फिर हम कहें दोस्तों गढ़वाल में, गोरिल या गुरु देवता की पूजा प्रतिबंधित की थी सुदर्शन शाह ने। ठीक है, सुदर्शन शाह जो कि परमार राजवंश के दोस्तों 55वें राजा थे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। टिहरी रियासत के संस्थापक के रूप में भी सुदर्शन शाह को ही जाना जाता है, जिन्होंने टिहरी राज्य में, या फिर हम कहें गढ़वाल में, गोरिल या फिर गोलू देवता की पूजा को प्रतिबंधित कर दिया था। गोलू देवता दोस्तों आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा। कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में गोलू देवता को जाना जाता है। कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? गोलू देवता या फिर गोरिल देवता को जाना जाता है। अभी दोस्तों यहां से एक प्रश्न यूके ट्रिपल एससी ने एग्जाम में यह पूछा था कि गोलू देवता की उत्पत्ति का मूल स्थान किस जनपद को माना जाता है? तो गोलू देवता की उत्पत्ति का मूल स्थान दोस्तों चंपावत जनपद को माना जाता है। किसको? चंपावत जनपद को। और गोलू देवता का एक प्रसिद्ध मंदिर चंपावत में है, जिसे हम गोल्ला चौड़ मंदिर या गोल्ला चौड़ मंदिर के नाम से या गोलू देवता मंदिर के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? चंपावत में। गोल्ला चौड़ मैदान भी कहाँ है? चंपावत में ही स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों गोलू देवता का एक प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे? अल्मोड़ा में चितई नामक स्थान पर भी है, जिसे हम चितई गोलू देवता मंदिर के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न अगर पूछा जाता है कि गोरिल्ला चौड़ मैदान कहाँ है? चंपावत में। और जो हमारा गोलू देवता का मूल संबंध
कहाँ से था? तो चंपावत जनपद से था। गोलू देवता का जो मंदिर है घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर, वो कहाँ स्थित है दोस्तों? घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर नैनीताल में स्थित है। वहीं चितई गोलू देवता मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। यहीं से दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, गोलू देवता के मंदिर और भी कई जगह पे स्थित है, लेकिन गढ़वाल स्थित एकमात्र गोलू देवता का मंदिर कौन सा है दोस्तों? वो है गोलू देवता का एक मंदिर है कंडोलिया में स्थित है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल जनपद के कंडोलिया में गढ़वाल स्थित गोलू देवता का एकमात्र मंदिर स्थित है। इतने पॉइंट। और कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में गोलू देवता को जाना जाता है। मूल उत्पत्ति इनकी कहाँ से हुई थी? चंपावत से मानी जाती है। वैसे ये मेनली नेपाल से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, राजा झालूराई या हालूराई के पुत्र के रूप में गोलू देवता को जाना जाता है। आप लोगों ने इनकी कहानियां भी सुनी होंगी, जागर लगते हैं, इनके पवाड़े लगते हैं। इतने पॉइंट आपको इनसे याद रखने हैं। किसने प्रतिबंधित किया था दोस्तों? सुदर्शन शाह ने इसे परमार राजवंश में प्रतिबंधित कर दिया था। और जो भी मैंने आपको मंदिर बताए हैं गोलू देवता से संबंधित, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से एक या दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। और बहुत बार पूछा भी जा चुका है, जैसे गोलू देवता हो गए, गंगनाथ देवता हो गए। अगर आपसे ऐसे ही पूछा था कि गंगनाथ देवता का मूल संबंध दोस्तों कहाँ से था? नेपाल से था। और उत्तराखंड में कौन से जनपद से था? अल्मोड़ा जनपद से था। ठीक है, आप लोगों ने इनकी भी कहानी सुनी होगी, अजय रावत जी की किताब में दोनों के बारे में दिया गया है, तो इसलिए हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट हमारे काफी इंपोर्टेंट बन जाते हैं। अब सुदर्शन शाह की दोस्तों बात आई है, तो ये कौन से? टिहरी रियासत के 55वें राजा थे। नरेंद्र शाह टिहरी रियासत के दोस्तों 59वें राजा थे। कौन? नरेंद्र शाह। टिहरी रियासत के 58वें राजा कौन थे? कीर्ति शाह थे। और टिहरी रियासत के दोस्तों 57वें राजा कौन थे? वो थे हमारे प्रताप शाह। ठीक है, तो ये पॉइंट आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। 58वें राजा थे कीर्ति शाह और 57वें राजा थे दोस्तों कौन से? प्रताप शाह। तो 56वें राजा कौन थे? 56वें राजा थे भवानी शाह। और 55वें राजा थे कौन? सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह किस नाम से अपनी रचनाएं करते थे? तो ये कवि सूरत के नाम से अपनी रचनाएं करते। कवि सूरत। मानवोदय काव्य किसकी रचना है? तो मानवोदय काव्य भी दोस्तों किसकी? सुदर्शन शाह की ही रचना है। ठीक है, इसी के साथ में टिहरी राजवंश की संस्थापक के रूप में या गढ़ राजवंश का पुनर्संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? सुदर्शन शाह को ही जाना जाता है। ठीक है, टिहरी रेस्टोरेशन डे कब मनाया जाता है? 28 दिसंबर 1815 को दोस्तों टिहरी रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है। इतने बेसिक से फैक्ट्स आपको इनके बारे में याद रखने हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण निम्न में से किसकी पुस्तक है? यशवंत सिंह कटौच, किशोरी लाल वैद्य जी, मौला राम जी या फिर मुकुंदी लाल जी। तो गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक है कौन? यशवंत सिंह कटौच जी। कौन है? यशवंत सिंह कटौच जी हैं। अब यशवंत सिंह कटौच जी इस पुस्तक के लेखक हैं, लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों यशवंत सिंह कटौच की एक या दो बुक्स काफी महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती रही हैं। एक बुक तो आप सभी लोग पढ़ते हैं, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। हाईकोर्ट वाले एग्जाम में आया था ये प्रश्न दोस्तों, हाईकोर्ट या किसी एग्जाम में यूके ट्रिपल एससी ने पूछा था कि उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक किसकी है? तो वो है यशवंत सिंह कटौच जी की। इसी के साथ साथ दोस्तों क्या? मध्य हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय का पुरातत्व पुस्तक के लेखक कौन है? यशवंत सिंह कटौच जी है। इसी के साथ में मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय की कला पुस्तक के लेखक भी कौन है? यशवंत सिंह कटौच जी हैं। उत्तराखंड संस्कृति, उत्तराखंड संस्कृति पुस्तक के लेखक भी कौन है? यशवंत सिंह कटौच जी ही हैं। और गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक भी कौन है? यशवंत सिंह कटौच जी ही हैं। याद रखना है। अब दोस्तों इसी की तरह एक पुस्तक और है, पहाड़ी चित्रशैली। तो पहाड़ी चित्रशैली पुस्तक के लेखक कौन है? किशोरी लाल वैद्य जी हैं। तो यशवंत सिंह कटौच जी की पुस्तकें याद रखनी है। गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, उत्तराखंड संस्कृति, मध्य हिमालय की कला और मध्य हिमालय का पुरातत्व, ये कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो यशवंत सिंह कटौच जी से संबंधित हैं। इसके अलावा भी दोस्तों इनकी कई सारी बुक्स हैं, लेकिन इंपोर्टेंट बुक्स इतनी है जो कि आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य में किस प्रकार के गीतों को पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है? पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, झुमेलो गीत, चौफुला गीत, भगनौल गीत या फिर बाजूबंद गीत। तो पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाने वाला गीत दोस्तों इसमें से कौन सा है? वो है बाजूबंद गीत। याद रखना है उसको, बाजूबंद नृत्य गीत कह के भी इसे संबोधित किया जाता है। और यह मुख्यतः दोस्तों हमारा क्या है? प्रणय संवाद, प्रणय संवाद नृत्य गीत है। तो प्रश्न अगर आपसे इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है कि बाजूबंद किस प्रकार का गीत है, तो ये प्रणय संवाद नृत्य गीत है, जिसे मुख्यतः दोस्तों रवाई या जौनपुर क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, और इसे जंगलों में बांज, बुरांस, काफल, चीड़, देवदार आदि पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है। और इसी बाजूबंद गीत को दोस्तों कहते हैं दूड़ा नृत्य गीत। दूड़ा नृत्य गीत भी इसी को कहा जाता है। तो दूड़ा नृत्य गीत भी पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है। याद रखना दोस्तों, बाजूबंद या फिर दूड़ा दोनों एक ही है, जिन्हें पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है। अगला दोस्तों झुमेलो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ झुमेलो गीत। ये भी क्या होता है? गढ़वाल क्षेत्र में गाया था। और किसका प्रतीक है? वेदना और प्रेम के प्रतीक के रूप में इसे जाना जाता है। यानी कि नारी हृदय की वेदना के बारे में हमें झुमेलो गीत में पता चलता है कि नारी कैसे अपना जीवन यापन करती है। बसंत पंचमी, विश्व संक्रांति के बीच में ये गीत हमारे गाए जाते हैं। ठीक है, बाकी
चौफुला गीत दोस्तों ये भी प्रेम और मिलन गीत है। इसमें स्त्री और पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से गीत गाया जाता है और नृत्य प्रधान गीत के रूप में हम चौफुला गीत को जानते हैं। ठीक है, इतने फैक्ट्स आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने। इसी के साथ में दोस्तों और भी गीत होते हैं जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चांचरी गीत हो गया, भगनौल गीत, जैसे ये भगनौल गीत का ऑप्शन आ रखा है। ठीक है, ये क्या होता है, कुमाऊं क्षेत्र में मुख्यतः गाया जाता है और मेलों के टाइम पे या नगाड़े की धुन पे या फिर स्त्री के मन स्त्री का के प्रेमी के प्रति ये गीत, हमारे भगनौल गीत गाए जाते हैं। तो जो ये विभिन्न प्रकार के गीत हैं, जैसे कि छपेली गीत बहुत बार एग्जाम में, जागर गीत हो गया, बारहमासा गीत हो गया, चौमासा गीत हो गया, कुलाचार या विरुदावली गीत हो गया, चैती पसारा गीत हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट गीत है दोस्तों जो कि मैं आपको टॉपिक वाइजली कराते रहता हूँ, तो ये आपको नोट डाउन करते हुए चलने हैं। ठीक है, जैसे कि ठुलखेल गीत हो गया दोस्तों। ठुलखेल गीत से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा गीत हमारा रामायण की शैली पर मतलब कौन सा गीत रामायण की शैली को, ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछा गया था, तो उसका आंसर था ठुलखेल गीत। ठीक है, यानी कि रामायण को आधार मानकर या ठुलखेल में किस की प्रस्तुति दी जाती है, तो रामायण की प्रस्तुति दी जाती है। इस प्रकार का प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जैसे कि बैर गीत से प्रश्न पूछा चुका है कि ये तर्क प्रधान नृत्य गीत के रूप में जाना जाता है। हुड़किया बोल गीत जो कि कृषि से संबंधित गीत है। तो ये जो महत्वपूर्ण गीत हैं, महत्वपूर्ण नृत्य हैं दोस्तों, ये आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे इसकी पर्सनली वीडियो देने को, तो मैं आप लोगों के लिए इसका एक वीडियो भी बना दूंगा, आप लोग उस वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, बाजूबंद गीत, नृत्य गीत या बाजूबंद नृत्य गीत, जिसे हम दूड़ा नृत्य गीत भी कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि शांति रक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1946, 1947, 1948 या फिर 1950। तो शांति रक्षा अधिनियम दोस्तों 1947 में मानवेंद्र शाह के समय पर पारित हुआ था। याद रखना है आपको दोस्तों, कब, 1947 में मानवेंद्र शाह के समय। मानवेंद्र शाह दोस्तों टिहरी रियासत के कौन से राजा थे, 60वें राजा थे और अंतिम राजा थे। या गढ़वाल राजवंश के या टिहरी राजवंश के अंतिम राजा कौन थे, वो थे मानवेंद्र शाह, टिहरी रियासत के छठे और गढ़वाल राजवंश के 60वें राजा थे, जिनका राज्याभिषेक 5 अक्टूबर 1946 को हुआ था। और शांति रक्षा अधिनियम कब हुआ था, 28 अप्रैल 1947 को दोस्तों शांति रक्षा अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, और अंग्रेजों ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए यह शांति रक्षा अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, इसी के बाद में हमारा आपको पता ही है कि मानवेंद्र शाह के समय पर ही क्या होता है, सकलाना विद्रोह होता है 46-47 में, कीर्तिनगर विद्रोह होता है 1948 में, या 1947 भी आपको बहुत सारी किताबों में देखने को मिलेगा। और उसी के बाद दोस्तों सुदर्शन शाह के कार्यकाल में ही हमारा देश आज़ाद होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे टिहरी रियासत या परमार राजवंश का राजा कौन था, मानवेंद्र शाह, सॉरी दोस्तों मानवेंद्र शाह, सुदर्शन शाह निकल गया था, मानवेंद्र शाह के समय पर ही हुआ था। ठीक है, और मानवेंद्र शाह के समय पर ही दोस्तों 1 अगस्त 1949, याद रखना 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया था और टिहरी को भारतीय के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 50वें जनपद के रूप में गठित किया गया था। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, 1 अगस्त 1949 को हुआ था। इसी कारण हम कहते हैं कि टिहरी जनपद की स्थापना कब हुई थी, 1 अगस्त 1949 को हुई थी, उत्तर प्रदेश के 50वें जनपद के रूप में। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो शांति रक्षा अधिनियम 28 अप्रैल 1947 को मानवेंद्र शाह के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस केदार के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। अब केदार की बात आई दोस्तों, तो पंच केदार हमारे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पंच केदार में कौन कौन से केदार हैं, केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ, जिसमें से केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वरनाथ, ये 3 केदार दोस्तों हमारे कहाँ स्थित हैं, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं। वहीं रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ केदार हमारे या कल्प केदार हमारे कहाँ हैं, चमोली जनपद में स्थित है। देखिए दोस्तों, पंचबद्रियां हैं, पंचबद्री में से 5 की 5 बद्रियां चमोली में स्थित हैं। लेकिन जो हमारे पंच केदार हैं, पंच केदार में से 3 केदार केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वरनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं। वहीं रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ हमारे चमोली जनपद में स्थित हैं। ये आपको याद रखना है। आप देखिए, केदारनाथ में भगवान शिव के कौन सी भाग की पूजा होती है, पीछे वाले कुबड़ वाले भाग की पूजा होती है केदारनाथ में। तुंगनाथ में भगवान शिव के कौन सी भाग की पूजा होती है, हाथ की या फिर भुजंग की पूजा होती है। ठीक है, मदमहेश्वरनाथ में भगवान शिव की कौन सी भाग की पूजा होती है, नाभि की पूजा होती है। कौन सी भाग की, नाभि की पूजा होती है। रुद्रनाथ में भगवान शिव के कौन से भाग की पूजा होती है, मुंह की पूजा होती है, रौद्र मुंह रुद्र अवतार। ठीक है, मुंह की पूजा होती है। और कल्पेश्वरनाथ में भगवान शिव के कौन सी रूप की पूजा होती है, तो कल्पेश्वरनाथ में कल्प केदार में भगवान शिव के केसु की पूजा होती है। और यहाँ पर आपसे काफी आसान सा प्रश्न पूछा गया है कि किस केदार के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, कल्पेश्वर या फिर कल्प केदार, जो कि कहां स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। और इसके कपाट क्या होते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। इसी कल्प केदार को दोस्तों जटामौलेश्वर केदार के नाम से भी जाना जाता है। क्या, जटामौलेश्वर केदार। तो प्रश्न आपसे एग्जामिनर घुमाने के लिए पूछ सकता है दोस्तों कि जटामौलेश्वर केदार किस जनपद में स्थित है, तो याद रखना दोस्तों आपको कहाँ, चमोली जनपद है स्थित है। ठीक है,
और ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर अप्सरा उर्वशी और दुर्वासा ऋषि ने कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करी थी। और यह इस मंदिर के कपाट क्या होते हैं, वर्ष भर खुले रहते हैं, याद रखना आपको, ठीक है। अगला दोस्तों, रुद्रनाथ में भगवान शिव के रौद्र मुंह की पूजा होती है। और रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछा जाता है रुद्रेश्वर या रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित दोस्तों कहाँ पे, गोपेश्वर में। और यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है, तो गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में इनका क्या है, शीतकालीन आवास स्थल स्थित है। बाकी दोस्तों, पंच केदार और पंचभद्र के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उत्तराखंड का मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर पंच केदार, पंचभद्री, पंचगुफा इन टॉपिक्स पर प्रश्न ना पूछे जाते रहे हो, ठीक है। तो ये अपने आप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से किस कवि ने कवि कल्याण चंद्रोदयम की रचना की थी, कवि शिव, कवि भरत, मातीराम या फिर कवि सूरत। अब देखिए दोस्तों, कवि कल्याण चंद्रोदयम की रचना करी थी कवि शिव ने। और कवि शिव किसके दरबारी थे या किसके दरबारी कवि थे दोस्तों, ये थे हमारे कल्याण चंद के दरबारी कवि। आप दोस्तों, कल्याण चंद हमारे कितने हुए थे चंद्रराज, उसमें 5 कल्याणचंद हुए थे, 5 या फिर 4, कहीं कहीं आप देखेंगे कल्याणचंद 5 या कल्याणचंद 4 करके हम पढ़ते हैं। वैसे कल्याणचंद 4 और कल्याणचंद 5 दोनों एक ही राजा हैं, वो किसी किसी किताब में कल्याणचंद 4 दे देते हैं, किसी किसी किताब में कल्याणचंद 5 देते हैं, ठीक है। तो इसी के समय पे क्या हुआ था कि रोहिलाओं का कुमाऊं आक्रमण हुआ था। तो रोहिलाओं का कुमाऊं आक्रमण किसके समय पे हुआ था, कल्याणचंद के समय पर हुआ था। कब हुआ था, 1743 में, 1743 में। फिर ये कल्याणचंद भाग के किसके दरबार में चले जाता है, प्रदीप शाह के दरबार में चले जाता है। और प्रदीप शाह इससे मदद कर, प्रदीप शाह से मदद मांगता है। उसके बाद प्रदीप शाह और कल्याणचंद दोनों की सेना मिलकर रोहिलाओं के साथ में युद्ध लड़ती है, लेकिन फिर भी ये युद्ध हार जाते हैं। उसके बाद में रोहिला सरदार इनसे 3 लाख रुपए की डिमांड करता है, लेकिन कल्याणचंद के पास में वो पैसे होते नहीं है। फिर कल्याणचंद को प्रदीप शाह उधार के रूप में वो राशि देता है और कल्याणचंद क्या होता है, रोहिलाओं को यहाँ से भगा पाता है, ठीक है। और इसी युद्ध को हम जानते हैं दूनागिरी युद्ध के नाम से। तो दूनागिरी युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था, रोहिला और गढ़वाल और चंद राजवंश की मिश्रित सेना के बीच में हुआ था। अगर आपसे प्रश्न दोस्तों ये पूछा था कि किस शासक के समय पर दोस्तों गढ़वाल और कुमाऊं में सबसे अच्छे या सौहार्दपूर्ण संबंध थे, तो कल्याणचंद चतुर्थ या कल्याणचंद पंचम दोनों एक ही है, मैं बता रहा हूं आपको। और अगला प्रदीप शाह के समय पर, ये कुछ बेसिक्स फैक्ट इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। कल्याणचंद का वजीर कौन था, शिवदेव जोशी कल्याणचंद का वजीर होता है, ठीक है। कल्याणचंद के समय पर ही एक प्रसिद्ध कवि होते हैं कवि शिव, और ये रचना करते हैं किसकी, कल्याण चंद्रोदयम की यह रचना करते हैं। गैणागर्दी शासन या गैणागर्दी शासन का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो कल्याणचंद के द्वारा ही दोस्तों गैणागर्दी शासन का अंत किया गया था। अल्मोड़ा में लाल मंडी का किला किसने बनाया था दोस्तों, अल्मोड़ा में लाल मंडी का किला भी कल्याणचंद चतुर्थ या पंचम ने ही बनाया था। लाल मंडी का किला इसने बनाया था। चौमहल किले का निर्माण अल्मोड़ा में किसने किया था, चौमहल किले का निर्माण भी अल्मोड़ा में कल्याणचंद के द्वारा किया गया था, जो कि परमार राजवंश का दोस्तों, सॉरी चंद राजवंश का 56वां राजा होता है। कौन सा राजा, 56वां राजा होता है। इसी के नाम पे रोहिला आक्रमण यहाँ पे होता है। इतने पॉइंट आपको कल्याणचंद के बारे में थोड़े बहुत याद रखने हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। कल्याणचंद के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बहुत अत्याचारी शासक था। कल्याणचंद के बारे में कहा जाता है कि इसने विजयपुर युद्ध भी लड़ा था। ये कुछ बेसिक फैक्ट इनके बारे में आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि हुसैन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 2008, 2006, 2010 या फिर 2012। तो हुसैन आयोग की स्थापना दोस्तों 2012 में हुई थी। और हुसैन आयोग किससे संबंधित था दोस्तों, यह पदोन्नति आरक्षण से संबंधित एक आयोग था। क्या, हुसैन आयोग उस टाइम पे काफी चर्चाओं में था, तो प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2012 में पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर हुसैन आयोग का गठन किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में रिंगाल से निर्मित विशेष प्रकार की छंतोलियों का संबंध किस मेले से है। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा अच्छा प्रश्न है। रिंगाल से निर्मित विशेष प्रकार की छंतोलियों का संबंध किस मेले से है दोस्तों, मोष्टामानु मेला, देवीधुरा मेला, बिस्सू मेला या फिर हरियालीपुरा मेला। तो इसका संबंध दोस्तों कहां से, देवीधुरा मेले से। अब देवीधुरा मेला कहां लगता है दोस्तों, ये लगता है चंपावत जनपद के देवीधुरा नामक स्थान पर, जिसे हम आषाढ़ी कौतिक के नाम से भी जानते हैं। आषाढ़ी कौतिक मेला भी दोस्तों देवीधुरा मेले को ही कहा जाता है। बगवाल मेला भी दोस्तों देवीधुरा मेले को ही कहा जाता है, जो कि रक्षाबंधन के दिन आयोजित होता है। किस युद्ध में पाषाण युद्ध, किस मेले में पाषाण युद्ध का आयोजन किया जाता है, या पत्थरमार युद्ध का आयोजन किया जाता है, या पत्थरमार बगवाल का आयोजन किया जाता है, तो वहां पर भी आपको देवीधुरा मेला ही याद रखना पड़ेगा। तो देवीधुरा मेला कहें, आषाढ़ी कौतिक मेला कहें, या बाराही देवी मेला कहें, या बगवाल मेला कहें, या पत्थर मेला कहें, यह सभी क्या है, हमारे देवीधुरा मेले के बारे में के ही अलग अलग नाम है, ठीक है। अब
आषाढ़ी कौतिक क्यों कहते हैं? क्योंकि आषाढ़ माह में रक्षाबंधन के दिन अवसर पर ये आयोजित होता है। लगभग लगभग 15 दिनों तक ये चलता है। 2 खेमे होते हैं इसमें, एक साइड से दूसरे स्थान तक पत्थर मार के इसका मेले का आयोजन किया जाता है। इसी कारण से पत्थरमार बग्वाल भी कहा जाता है, बग्वाल मेला भी कहा जाता है दोस्तों। और इसका जिक्र सर्वप्रथम किसने किया था? तो जिम कॉर्बेट ने सबसे पहले इसका जिक्र अपनी पुस्तक मैन इटर्न्स ऑफ कुमाऊं में किया था, ठीक है। और इसी देवीधुरा मंदिर के पास में 2 प्रसिद्ध शिलाएं भी स्थित हैं दोस्तों। एक है रणशिला और दूसरी है बाराही शिला। रणशिला और बाराही शिला भी इसके पास में ही स्थित है। और बाराही मंदिर कहाँ पे स्थित है? अगर आपसे पूछा था कि बाराही देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो वो भी देवीधुरा चंपावत में ही स्थित है। देवीधुरा मंदिर भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। आषाढ़ी कौतिक मंदिर भी कहाँ पे स्थित है? चंपावत में ही स्थित है। तो अलग अलग प्रश्न इनसे बनते हैं, लेकिन कुल मिला के आपको याद रखना है कि देवीधुरा मंदिर कहें या देवीधुरा मेला कहें, बाराही देवी मंदिर कहें या बाराही मेला कहें, आषाढ़ी देवी मंदिर कहें, आषाढ़ी कौतिक मेला कहें, बग्वाल मेला कहें या बग्वाल मंदिर कहें, पत्थरमार बग्वाल मेला कहें या पत्थरमार मंदिर, किस जनपद में स्थित है, किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको आंसर याद रखना है देवीधुरा मंदिर, जो कि चंपावत जनपद में स्थित है। याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। अब ये तो चंपावत में लगता है, आंसर भी देवीधुरा मेला हो गया। मोस्टामानू मेला कहाँ लगता है दोस्तों? पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। बिस्सू मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी जनपद में लगता है। और हरियाली बुढ़ा मोला के मेला कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग जनपद में लगता है। देखिए, देवीधुरा मेला कहें, आषाढ़ी कौतिक कहें या आषाढ़ मेला कहें, कहाँ लगता है? देवीधुरा चंपावत में लगता है। अगला दोस्तों आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है कि किसने हिमाचल, बुसहर तथा हूण देश सीमा विवाद सुलझाया था? निम्न में से किसने हिमाचल, बुसहर तथा हूण देश सीमा विवाद सुलझाया था? रानी कर्णावती, रानी नेपोलिया, प्रताप शाह या फिर नरेंद्र शाह? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है दोस्तों कि 10 प्रश्नों से आपके 100 प्रश्न हो जाएं। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर आप 10 to 100 बाहर पे क्यों लिखते हो थंबनेल में, जबकि अंदर तो आप खाली 10 क्वेश्चन बता रहे हो। नहीं दोस्तों, ये 10 प्रश्न अगर आप सीरियसली नोट कर रहे हैं ना, मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये 100 से कम नहीं है। 10 भी 100 के बराबर ये प्रश्न है। अगर आप अच्छी तरीके से 70 पार्ट आपने कर लिए है ना, तो एग्जाम में दोस्तों डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम दे दो, 25 से 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए। जिसने ढंग से पढ़ा हुआ है दोस्तों उसके लिए। अगर आप टाइम पास करने के लिए देख रहे हैं तो फिर वो चीज़ मैटर नहीं करती है। जो लोग सीरियसली पढ़ते हैं, नोट्स बना के पढ़ते हैं, उनको ही ये चीज़ें फायदे भी देती हैं, ठीक है। तो और वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक जरूर करना है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा आप वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।